तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए सेशन में, जहां हम संसाधन एवं उपयोग का पार्ट 2 वाला सेशन देखेंगे। इसके पहले वाले सेशन या इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था, इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए। और अब जो ये सेशन है हमारा, इस सेशन में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे। और जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को समझ के खुद से लिखने का ट्राई करें। बिकॉज जब खुद से अगर क्वेश्चन लिखते हैं, बार बार उसका क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करते हैं, तो एग्ज़ाम में आप बढ़िया से लिख पाएंगे और अच्छा अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लिखने का आप अभ्यास करिए, क्वेश्चन लिखने का आप हैबिट अपने आप में बनाइए और क्वेश्चन खुद से लिखिए और एग्ज़ाम में जाकर बढ़िया नंबर लेकर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। तो आप पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करेंगे। जो हमारा इस टॉपिक से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, इतना तो आप श्योर रहिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, जो क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएगा, इससे बाहर, इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से या जो टॉपिक हम करेंगे उस टॉपिक से आपको देखने के लिए बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अर्थात जितना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे उतना ही क्वेश्चन के अंदर से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएगा। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि हम यहाँ पर कर रहे हैं तो फिर हमको और कहीं ज्योग्राफी का करना पड़ेगा या और कहीं पे हमको प्रिपरेशन या क्वेश्चन का तैयारी करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अगर आप देख रहे हैं, हाँ ये चीज़ है कि आप इसको बार बार देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक आपको इस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो जाए या क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ जाए। तो एक क्वेश्चन जो है लिखने का और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में आराम से आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा और बढ़िया नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के जो इस सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो जितना भी इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा उस सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। क्या है? अति सिंचाई। चलिए, तो हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट बता देना। मतलब क्वेश्चन वही होता है जो सारा कॉन्सेप्ट जो है आपका उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपको आंसर भी उसका प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन करते टाइम जो भी हमको पॉइंट या जो भी हमको टॉपिक मिलेगा उस सब टॉपिक्स को आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन तुम्हारा एक लाइन में और एक वर्ड में ख़त्म हो गया क्वेश्चन का आंसर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो आप बता देंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति सिंचाई है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो फिर आपको यहाँ आने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए आप इस चीज़ को भी देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण। तो यहाँ पे हमको एक वर्ड ये मिल रहा है, भूमि निम्नीकरण। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपको बन सकता है कभी 2 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कि भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाना। क्या हम बोल रहे हैं? भूमि निम्नीकरण उसे कहते हैं जिससे मिट्टी में गुणवत्ता की कमी आ जाए या उसकी उर्वरता में कमी आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो पंजाब में भूमि का यानी खेत का जो क्वालिटी कम हुआ है, उस कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो उस भूमि की क्वालिटी कम होने के लिए सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है अति सिंचाई। अति सिंचाई का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इरिगेट कर देना, खेत को ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई कर देना, जिससे पानी जो है खेत में जमा हो जाता है और खेत में पानी जमा होने के कारण उस मिट्टी की क्वालिटी पुअर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? वैसे तो सोपानी कृषि उत्तर भारत के पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आपके बुक में उत्तराखंड। क्या दिया हुआ है? उत्तराखंड। तो आप इस पे हिट कर दीजिएगा, उत्तराखंड पे। उत्तराखंड अगर कहीं ऑप्शन में नहीं देता हो, वैसे तो 100% 99% चांस है कि आपको उत्तराखंड देगा ही, बिकॉज आपके बुक में ये ऑप्शन दिया हुआ है तो उत्तराखंड आपको देगा ही। तो
क्वेश्चन आए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आप बोल दीजिएगा उत्तराखंड में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ही बनता है कि सोपानी कृषि किसे कहते हैं। तो सोपानी कृषि का एक और अलग नाम है जिसे हम पहाड़ी कृषि भी कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र वाला कृषि भी कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं, सोपानी कृषि भी कहते हैं। तो सोपानी कृषि समझने से पहले आप में से जितने भी स्टूडेंट्स या हमारे भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो उनके घर में कभी ना कभी वो सीढ़ी को देखे ही होंगे, स्टेयर्स को देखे ही होंगे, और उससे आते जाते ही होंगे। स्कूल कॉलेज हर जगह पे सीढ़ी हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो बस जो आप सीढ़ी देख लिए वही सीढ़ी के आकार बनाकर, वैसा ही सीढ़ी का आकार बनाकर जो कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है उसी को हम सोपानी कृषि कहते हैं। तो आप इसको कितनी आसानी से लिख सकते हैं कि सोपानी कृषि जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा आकार बनाकर किया जाता है, जिससे भूमि का या जगह का, उस जगह का मृदा का अपरदन ना हो सके और पानी जो है, पानी का बहाव ना हो सके, और वहाँ पर खेती किया जा सके और खेती करना संभव हो सके, उसी को हम क्या कहते हैं, सोपानी कृषि कहते हैं। और ज़्यादातर ये पूर्वी राज्यों में प्रसिद्ध है। पूर्वी राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं हमारे देश के, वहाँ पे ये कृषि की जाती है। और आपके ऑप्शन किताब में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, उत्तराखंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। तो ये आप इसको भी देखकर पता लगा सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थल जो पाया जाता है हमारे राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। तो जब राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ही मरुस्थलीय मृदा जहाँ ज़्यादा होगी। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता भी है और आएगा भी। अगर नहीं आया है तो फिर आ जाएगा और रिपीट भी हो सकता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है। तो नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एडीन। क्या नाम है इसका, डीन से उसको याद कर लेंगे, एडीन। एडीन नामक रसायन के कारण मेढक जो है अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम केवल एक क्वेश्चन से इकोसिस्टम के बारे में हम समझेंगे कि आखिर मेढक का इकोसिस्टम में रहना क्यों ज़रूरी है। तो संसाधन एवं उपयोग में हम आगे अभी इस टॉपिक में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिट्टी है, कृषि है, इस सब के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेढक का इकोसिस्टम में रहना इसलिए भी उपयोगी है कि अगर मेढक नहीं रहेगा तो बहुत प्रकार का, नाना प्रकार का जो कीट्स होता है, कीट पतंग जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे, जिससे खेती होता है, जो फसल होता है, फसल को नष्ट करने लगेंगे। और फसल को अगर नष्ट करने लगेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन का रेशियो, परसेंटेज कम हो जाएगा। इसलिए हमारे वातावरण में, हमारे इकोसिस्टम में मेढक का रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेढक अगर प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा, मेढक अगर प्रजनन ही नहीं कर पाएगा तो मेढक का जनसंख्या कहाँ से बढ़ेगा। तो इसलिए मेढक का इकोसिस्टम में रहना भी ज़रूरी है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एडीन। क्या नाम है, एडीन। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा तो काफ़ी फेमस मृदा है। काली मिट्टी जो भी, काली मृदा जो है बहुत फेमस मृदा है और बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछ चुका है। तो यहाँ से जितने सारे पॉइंट इससे निकलते हैं उन सब पॉइंट्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि ऐसा नहीं है कि केवल काली मृदा का दूसरा नाम क्या है वो लिखकर हम छोड़ देंगे, नहीं। इससे जो भी पॉइंट आपका अराइज हो सकता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी भी सेक्टर से आए आप उसको करने में बिल्कुल सक्षम हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगूर। इसको क्या कहते हैं, रेगूर कहते हैं। इस मृदा को, काली मृदा को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। अब पूछिएगा कि इसको कपासी मृदा क्यों कहते हैं। इसको कपासी मृदा इसलिए कहते हैं कि भारत में काली मृदा वाले स्थानों में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर कपास की खेती ही काली मृदा पर होती है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त मृदा होती है।
काली मृदा कपास की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त मृदा होती है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि कपास की खेती के लिए भारत में या भारत की कौन सी मृदा बिल्कुल उपयुक्त होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि काली मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप उसको ये बताइएगा कि काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है, वो लावा सूखने से जो मृदा बनती है, उसी मृदा को हम काली मृदा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता है कभी आपको कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताइएगा काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के कारण होता है। अब आते हैं वर्षा वन कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन आपका है कि वर्षा वन कहाँ पाया जाता है। तो वर्षा वन जो होता है वर्षा वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा वन पाया जाता है, जो कि संसाधन जीव जंतु के मामले में काफ़ी संपन्न होता है। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, तो वर्षा वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पर्यावरण संतुलन के लिए, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बैलेंस रहे, उसके लिए कितने % पर वन होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा कि उसके लिए 33% भूमि पर वन विस्तार होना चाहिए। अर्थात जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, यानी अर्थात अगर हमारा 100% भौगोलिक क्षेत्र है तो 100% में 33% भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो इन्वायरमेंट का सिस्टम है, इन्वायरमेंट का जो साइकिल है, वो बैलेंस तरीक़ा से ऑपरेट होते रहे। तो ये आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए। तो 33% भूमि पर वन विस्तार होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया। शायद आपको दिखाई ना देता हो नीचे। तो क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया या कब लागू हुआ। तो राष्ट्रीय वन नीति जो है हमारा 1952 में आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था। तो राष्ट्रीय वन नीति जो था 1952 में आया था। और इस नीति के तहत, राष्ट्रीय वन नीति के तहत हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन का विस्तार होना चाहिए। तो 33% वन का विस्तार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपका ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से निकल सकता है, इस टॉपिक से बन सकता है, उन सब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मृदा है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। क्या नाम है? जलोढ़ मृदा। इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? एलुवियल सॉइल भी इसको बोला जाता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा जो है इसके 2 भाग होते हैं। जलोढ़ मृदा के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप को कहा जाता है खादर और दूसरे को क्या कहा जाता है? बांगर। एक को कहा जाता है खादर, दूसरे को कहा जाता है बांगर। अगर पूछे आपका कि जलोढ़ मृदा के कितने भाग होते हैं या जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं, तो जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो खादर किसको कहते हैं और बांगर किसको कहते हैं? तो खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बस यहाँ से आपका ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन जलोढ़ से आता है तो कभी आपको छूटेगा नहीं कि खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं। तो खादर और बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर मिट्टी जो है वो किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है। तो खादर मिट्टी जो है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं।
जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको मिटा के बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? काजू की खेती किस मृदा में होती है? ये सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। लेटराइट मृदा का रंग लाल क्यों? लेटराइट मृदा का रंग लाल क्यों होता है? और आपका क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लगभग इस टॉपिक से सारा क्वेश्चन आपका हो चुका है और इससे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग शॉर्ट टाइप वाला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि लेटराइट मृदा लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, काजू की खेती किस मृदा में होती है और लेटराइट मृदा का रंग लाल क्यों होता है। तो एक चीज़ और है दिमाग में नहीं आ रहा, हाँ, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? चलिए तो अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को कि लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। काजू की खेती किस मृदा में होती है? तो काजू की खेती भी जो है लेटराइट मृदा में ही होती है। काजू की खेती जो है लेटराइट मृदा में ही होती है। लेटराइट मृदा का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के कारण, लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के कारण लेटराइट का रंग लाल होता है। लेटराइट का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम के कारण इसका रंग लाल होता है। अब क्वेश्चन आता है कि तराई क्षेत्र किसे कहते हैं?
तो तराई क्षेत्र जो होता है, पहाड़ के नीचे, पहाड़ों के नीचे दलदली क्षेत्रों को ही तराई कहा जाता है। हम इसके बारे में इसलिए हम माइंड कर रहे थे कि क्वेश्चन छूट रहा है हमारा, यही क्वेश्चन था तराई वाला। और बार बार आपके बुक में ये क्वेश्चन, ये वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। और आगे भी आप पढ़िएगा, जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करिएगा। और बिहार में भी बहुत सारा क्षेत्रों की तराई क्षेत्र, वो पश्चिम चंपारण का जो पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत का निम्न भूमि वाला क्षेत्र होता है, मतलब पहाड़ों के, पर्वतों के नीचे वाला जो दलदली क्षेत्र होता है, जहाँ पर कीचड़, मिट्टी, पानी वाला जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो भी इस टॉपिक से जितना भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला था, संभवतः हम लोग उसको कर लिए हैं। और इससे ज़्यादा इस टॉपिक में ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आने वाला है। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर हमको लगता है कि इसी 2 टॉपिक में हम लोग कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर चुके हैं। और एक टॉपिक, एक लेसन में हम 100-125 तक अगर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि जो आने वाला एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव जो आता है आपका एसएसटी में, उसको आप नहीं कर पाइएगा। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि उस 50 ऑब्जेक्टिव में आप आराम से 45-48 ऑब्जेक्टिव आप कर पाएँ और अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो सके। चलिए, तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। अब शॉर्ट टाइप वाला जो क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम और वहाँ पर किन किन फसलों की खेती की जाती है। तो ये आपका शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको बहुत बढ़िया से और बहुत आसान भाषा में देखने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ध्यान से इसको सुन भी लीजिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा और अच्छे से जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में इसको लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। तो हम क्या देखेंगे कि जलोढ़ मृदा के विस्तार, यानी विस्तार का मतलब कि जलोढ़ मृदा जो है भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है या किन किन राज्यों में इनका विस्तार है। तो हम लोग इसके पहले क्या डिस्कस किए थे कि जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है। क्वेश्चन हमारा ये भी यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा का नाम क्या है, या किस प्रकार की मृदा जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जलोढ़ प्रकार की जो मृदा है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये तो हमको पता है, लेकिन भारत में किन किन जगहों पर यानी किन किन राज्यों में यह पाई जाती है वो हम जानने का प्रयास करेंगे, और वही हमारा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है ना, हम अगर मैप देखते हैं, अगर मान लीजिए हम इंडिया का जो भी, हमको तो मैप भी ढंग से यहाँ से जो भी होगा, ये यहाँ पे जो उत्तर भारत का जो मैदान होता है, ये इसी मैदान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे अगर मैप का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किन किन क्षेत्र, कौन कौन सा क्षेत्र आता है। आप देख चुके होंगे उत्तर भारत में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, हमारा कौन कौन सा राज्य आता है। सबसे पहला तो हमारा राज्य आता है, अपना बिहार आता है, उसके बाद यूपी आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है। ये सब राज्य जो है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों वाला राज्य है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्य। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्य हम नाम बता देंगे, यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये हो गए। अब पूछ रहा है कि राज्यों के नाम बताएं और वहाँ पर किन किन फसलों की खेती की जाती है। तो वहाँ पर किन किन फसलों की खेती की जाती है, तो वहाँ पर जो फसल की खेती होती है, हम सबको पता होगा कि हमारे
हमारे जगह में, हमारे बिहार में किन किन फसलों की खेती की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है, गेहूँ की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है, दाल की खेती की जाती है, चना की खेती की जाती है। लिख दीजिएगा जितने जो भी आपको पता होगा या जो भी आपके दिमाग में आए, और जो भी खेती आप हम लोग अपने अपने राज्य में देखे होंगे उनके बारे में लिख दीजिएगा। बिकॉज हम लोग के राज्य में खुद सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया कि जलोढ़ मृदा इन राज्यों में पाई जाती है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। और अगर ऐसे इसको सजा कर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा कि जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी क्षेत्र के मैदानी भागों में पाई जाती हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा। और वहाँ पे किन किन प्रकार के फसल की जाती है? तो वहाँ पे चावल, गेहूँ, मक्का, दाल, चना आदि फसलों का उत्पादन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। अब इसको आप आसानी से समझ के, देख के, दिमाग में रख के अपने खुद से आप अपना क्वेश्चन क्या करिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा, और एग्ज़ाम में आप बढ़िया से लिख पाइएगा और बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो कहता है कि समोच्च कृषि क्या है? ऑब्जेक्टिव में ही हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि समोच्च कृषि किसे कहते हैं, समोच्च कृषि कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि समोच्च कृषि का ही एक दूसरा नाम है सीढ़ीदार कृषि। क्या? सीढ़ीदार कृषि या सीढ़ीनुमा कृषि, इसको ही बोले थे हम। जहाँ भी समोच्च की बात आएगी तो इसको हम सीढ़ी के नाम से हम लोग याद कर ले रहे हैं। सीढ़ी के नाम से इसको पहचानने का प्रयास करिए कि जहाँ पे भी समोच्च वहाँ पे भी सीढ़ी, 100 से समोच्च, 100 से सीढ़ी। अर्थात जब भी समोच्च की बात आए कि समोच्च कृषि क्या है, तो आप दिमाग में अपने माइंड में सीढ़ी का फिगर बना लीजिएगा और बताइएगा कि हमारे देश में या पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय मैदानों में जहाँ पे जो कृषि होती है उसे समोच्च कृषि कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती होती है, उसे समोच्च कृषि कहा जाता है। और इस कृषि में भूमि को सीढ़ीनुमा काटकर फसल का उत्पादन किया जाता है। समोच्च कृषि किसे कहते हैं? वैसी कृषि जहाँ पे फसल का उत्पादन सीढ़ीनुमा जमीन को काट करके फसलों का उत्पादन किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। और समोच्च कृषि कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? तो समोच्च कृषि जो है भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज वहाँ पे समतल मैदान नहीं होता है। मैदान जो होता है ढालनुमा होता है, पर्वत पठार जो होते हैं वो ढालनुमा होते हैं, और वैसे जगह पे पानी का रुकना, ज़मीन का जो उसका मट्टी है उसका रुकना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी बना दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, कि वहाँ पे जो मिट्टी का अपरदन भी नहीं हो सके और पानी जो है पानी का भी जो बहाव है वो तेज़ नहीं हो पाए, और पानी का पूरा जो बहाव नीचे नहीं हो पाए, और वहाँ पे पानी भी जमा रहे, खेती के लिए मिलता रहे उसको, और भूमि का अपरदन भी न होते रहे, और भूमि जो है वहाँ पे मिट्टी का उर्वर भी बनता रहे, और कृषि जो है, कृषि कार्य वो संभव हो सके। तो समोच्च कृषि किसे कहते हैं? समोच्च कृषि जो है, क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसान भाषा में लिख दीजिएगा कि समोच्च कृषि जो है सीढ़ीनुमा कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। मतलब वैसी कृषि जिसमें सीढ़ी की आकार बनाकर खेती किया जाए, कृषि किया जाए, वैसी कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और सब ये शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन है, 20-20, 30-30 वर्ड का क्वेश्चन है। जब आप समझ लीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? देखिए, यही आपका क्वेश्चन है। अभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो इसको भी 2 पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में मुख्यतः पहला क्या है? पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि, इसको स्ट्रिप फार्मिंग भी बोला जाता है, पट्टिका कृषि। और दूसरा हो गया सुरक्षा मेखला बनाकर। यहाँ से अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 2 नंबर ईजिली यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जैक्ट आप पॉइंट इसको बता दिए कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि पवन अपरदन किसे कहते हैं।
पवन अपर्दन किसे कहते हैं? वैसा जगह जहाँ पे मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो हवा द्वारा उड़ाकर किसी दूसरे जगह पर ले जाना पवन अपर्दन कहलाता है। अर्थात हवा के माध्यम से या हवा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो वहाँ से उड़ जाती है और कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता पे बिल्कुल गलत प्रभाव, बिल्कुल उसको निगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है और वहाँ पे फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इसको बचाने के लिए मतलब पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाए, ये सब जो घटना है, ये सब जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो ना हो पाए। तो पहला है पट्टिका कृषि। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की हम कृषि करेंगे? पट्टिका कृषि, और दूसरा सुरक्षा में मेखला बनाकर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दो लाइन कि पट्टिका कृषि किसको बोलेंगे और सुरक्षा मेखला किसको बनेंगे। तो पट्टिका कृषि जो होता है ना, मान लीजिए कि ये हमारा खेत है, ये हमारा खेत है, तो खेत को चारों तरफ गोले गोले ना कर कर के इसको पतले पतले हम स्ट्रिप्स में बांट लेंगे, ऐसे ऐसे बांट लेंगे, ऐसे हो गया। और एक इसमें दो फसल का उपयोग किया जाता है। पहले हम लोग ध्यान में देंगे कि पट्टिका कृषि में दो प्रकार के फसल का उपयोग किया जाता है। एक फसल बड़ा मतलब हाइट में लंबा होता है, दूसरा फसल छोटा होता है। वो फसल हाइट में लंबा इसलिए होता है, एक अगर अल्टरनेट करके उसको बोया जाता है। अगर यहाँ पे हम लंबा बो दिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी फसल बोएंगे। छोटी फसल में कैसे, जैसे आपका चना हो गया, घास हो गया, या कोई भी दलहनी फसल जो कि छोटे छोटे हाइट वाला है उसको बो देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए लंबा लंबा ये मक्का का पेड़ हो गया, ये छोटा छोटा हो गया, फिर यहाँ पे लंबा लंबा हो गया, फिर यहाँ पे छोटा छोटा हो गया चना का पेड़, यहाँ पे फिर मक्का का पेड़ बड़ा बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे लंबा छोटा छोटा चना का पेड़ हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों तरफ से अगर कहीं से हवा आ रहा है, हवा आके मिट्टी को उड़ा कर ले जाना चाह रहा है तो वो नहीं ले जा सकता, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े मक्का का जो पेड़ है वो दोनों को हवा के विस्तार को या हवा की स्पीड को बिल्कुल कंट्रोल करके रखे हैं। और अगर हवा का स्पीड जो है कंट्रोल है तो वहाँ से मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है उड़ने में, जहाँ पे अगर मान लीजिए 40% 50% उड़ता था, वहाँ से 5% या 6% उड़ेगा, तो वहाँ से हमारी मिट्टी की उर्वरता का कम लॉस होगा और मिट्टी का जो अपर्दन हो रहा है वो कम होगा। तो इस प्रकार वहाँ पे हम किस प्रकार की कृषि करते हैं, पट्टिका कृषि करते हैं, और पट्टिका कृषि इस प्रकार से होती है। दूसरा आता है सुरक्षा मेखला बनाकर। तो सुरक्षा मेखला किसको बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई खेत है, अगर ये खेत है आपका, यहाँ पे खेत है, तो खेत में यहाँ पे बीज बोया गया है, कोई फसल का उत्पादन हो रहा है, और खेत के चारों ओर जो बाउंड्री है वहाँ पर बड़ा बड़ा झाड़ी या पेड़ लगाकर पूरे खेत को कवर कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सुरक्षा मेखला। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों समझ में आ गया कि पट्टिका कृषि किसे कहते हैं और सुरक्षा मेखला किसे कहते हैं। तो ये दोनों जो है पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में इसी प्रकार की कृषि की जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फसल चक्रण से संबंधित है। सब आपका ये शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन चल रहा है अभी, 2 नंबर वाला। इतना सारा पॉइंट और इतना सारा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आपका रहेगा तो आराम से आप लिख के इसको 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है तथा उन भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो क्वेश्चन हमारा यही है, तो देखने का प्रयास करेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट के भागों में ही
नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप इसे दे सकते हैं, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। महानदी डेल्टा जो कि उड़ीसा में है। गोदावरी डेल्टा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमारा डेल्टा प्रदेश हो गया। मतलब कि भारत में जो भी डेल्टा बनता है, डेल्टा जो जो नदियाँ बनाती हैं वो उत्तर पूर्व में बहने वाली ही नदियाँ बनाती हैं। तो जो जगह पे नदी डेल्टा बनाती है उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा। और ये सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, अर्थात पश्चिम बंगाल में है। महानदी का डेल्टा उड़ीसा में है, गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन का एक भाग आपका आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरे भाग में आते हैं कि उन भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उन भागों में या डेल्टाई प्रदेश में जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आराम से आप इसको लिख दीजिएगा। आप दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि भारत में अगर डेल्टा वाला क्षेत्र बोल रहा है तो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, और उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र हमारा क्या हो गया? बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सब क्या हो गया? उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र हो गया हमारा। तो बस दिमाग में हमारा 2-3 डेल्टा का नाम याद कर लेंगे। सुंदरवन डेल्टा तो वैसे भी आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है मिलकर करती हैं। और दूसरा डेल्टा हो गया आपका महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा मतलब महानदी नदी के द्वारा बनाया जाता है, और महानदी जो नदी है उड़ीसा के प्रमुख नदी है। फिर आप एक और अगर ऑप्शनल है, अगर याद करना हो तो इसको कर लीजिएगा, गोदावरी डेल्टा जो होती है, गोदावरी डेल्टा का निर्माण आंध्र प्रदेश में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और उन भागों में मतलब उस डेल्टाई प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका फसल चक्रण से है, और ये शायद शॉर्ट टाइप वाला आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ये इस टॉपिक का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का ये लास्ट होगा आपका। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि फसल चक्रण से हम मृदा अपरदन को या मृदा को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम कह रहे हैं कि मैंने क्लास स्टार्ट होने के पहले ही हम लोग ने देखा था कि फसल चक्रण जो होता है उसको पहले हम लोग देखेंगे कि फसल चक्रण होता क्या है। तो फसल चक्रण वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा कि फसल चक्र मतलब कोई चीज़ का रिपीट होना, वो चीज़ एक के बाद एक आना। किसका चक्रण हो रहा है? फसल का चक्रण हो रहा है। अर्थात किसी
खेत में अलग अलग फसलों का उत्पादन करना ही फसल चक्रण कहलाता है। बस सिंपल सा इसका डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। फसल चक्रण मतलब फसल चक्रण मतलब किसी खेत में अलग अलग फसलों का उत्पादन करना ही फसल चक्रण कहलाता है। बस इसको सिंपल सा आप दिमाग में बिठाइए कि अलग अलग फसल जो है किसी खेत में उत्पादन करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, फसल चक्रण कहेंगे। बस हो गया। अब देता है कि फसल चक्रण एक पोर्शन मतलब एक पार्ट तो हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया फसल चक्रण का। दूसरा हो गया कि मृदा संरक्षण में ये किस प्रकार सहायक है, अर्थात फसल चक्रण से मृदा कैसे सुरक्षित रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप हमको एक चीज़ ये बताइए कि अगर आप हैं, हम हैं, अगर हम लोग एक ही प्रकार का भोजन खाएं, अर्थात डेली हम लोग केवल आलू ही खाएं, तो क्या वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होगा? सोचिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर हमको बोला भी जाता है कि हरी सब्जी खाइए, तो ऐसा थोड़ी बोला जाता है कि हरी सब्जी में केवल लौकी ही खाइए, या कोई एक स्पेसिफिक वेजिटेबल के बारे में आपको बोल दिया जाता है कि नहीं बस आपको यही सब्जी खाना। नहीं, मतलब हमारे शरीर को भी क्या चाहिए, हर एक प्रकार का खाद्य पदार्थ चाहिए, रोटेट करके चाहिए, चक्रण हमको भी चाहिए। ये चीज़ ये पदार्थ खाने वाला, वो भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए, क्योंकि शरीर में हर प्रकार के मिनरल्स, हर प्रकार के प्रोटीन्स, हर प्रकार के विटामिन्स की नीड होती है। तो जस्ट उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा वही चीज़ देखने के लिए है कि जिस प्रकार हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है सभी प्रकार के मिनरल, सभी प्रकार के विटामिन और प्रोटीन्स की, उसी प्रकार तो जो हमारा मिट्टी है उसको भी तो चाहिए। तो मान लीजिए अगर आप किसी एक फसल को बो रहे हैं, अगर मान लीजिए आप चावल गेहूं का फसल केवल कर रहे हैं, हर साल आप बार बार चावल गेहूं का फसल कर रहे हैं, तो चावल गेहूं का फसल करने में क्या होता है ना कि आपके खेत की जो मिट्टी है उस मिट्टी से नाइट्रोजन की मात्रा एकदम कम हो जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन की अगर मात्रा कम हो जाती है तो मिट्टी का जो उर्वरता है वो भी कम होने लगती है। तो एक समय ऐसी आएगी कि मिट्टी की उर्वरता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और मिट्टी की उर्वरता अगर आपकी ख़त्म होगी तो फसल का उत्पादन पे आपका बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहाँ फसल का प्रोडक्शन आपका 100 क्विंटल होता था, 200 क्विंटल होता था, वो बिल्कुल घटकर एकदम नॉमिनल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना रहता है कि अगर हम एक साल अगर क्या बोलते हैं धान का या गेहूं का अगर हम उत्पादन करते हैं, तो उसकी कमी को, उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए हम अगले साल क्या कर देंगे, कोई दाल वाला जो फसल होता है उसका हम प्रोडक्शन कर देंगे, उसका हम उत्पादन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं उनके जड़ से राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को मुक्त करता है, नाइट्रोजन रिलीज करता है। तो ऐसे क्या होता है, खेत मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी थी वो नाइट्रोजन लाकर वहाँ से क्या करेगा, उसको बैलेंस कर देगा। तो मिट्टी की उर्वरता फिर से आपका बरकरार हो जाएगी, फिर आप अगले साल चावल या गेहूँ बो सकते हैं। और ये चक्रण अगर चलते रहे तो मिट्टी का उर्वरता जो है, फर्टिलिटी भी है, वो भी बैलेंस रहेगा। तो इस प्रकार से मृदा आपका क्या हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से आप लिख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या था पहले कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होती है। तो पहले हम बता देंगे कि फसल चक्रण किसे कहते हैं। एक खेत में अलग अलग फसलों का उत्पादन करना ही फसल चक्रण कहलाता है। और फसल चक्रण मृदा संरक्षण में इस प्रकार से सहायक होता है कि एक ही प्रकार के फसल बोने से मृदा का उर्वरक क्षमता जो होती है वो हास्य होती है, मतलब वो उससे उर्वरक क्षमता घटने लगती है। लेकिन फसलों को बार बार अलग अलग फसल बोने से मृदा की जो उर्वर क्षमता होती है वो बरकरार रहती है, बैलेंस रहती है, और अच्छी फसल उत्पादन करने के लिए वो मिट्टी तैयार रहती है। तो यहाँ से ये आंसर आपका क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। लगभग आपका पूरा शॉर्ट टाइप वाला जो क्वेश्चन था वो हो गया। अब लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इतना डिटेल्स में आप लोग से डिस्कस करने के बाद अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं लिख पाइएगा या नहीं लिख पा रहे हैं, तब तो किसकी गलती होगी ये आप खुद समझिए। कि आप जहाँ पे 20 वर्ड का 10 वर्ड का क्वेश्चन लिखना है, उसके लिए हम 100 वर्ड 200 वर्ड 2 मिनट 4 मिनट उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं।
इसलिए कि वो चीज़, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए और जीवन भर उसके बारे में आप समझें और किसी और को भी बता दें। क्वेश्चन लिखना मेरा एम वैसा थोड़ी कि आप केवल एग्जाम में जाकर क्वेश्चन लिख दें। ऐसा रहता तो हम आपको क्वेश्चन लिख के सबका आंसर लिख देते और बोलते हैं कि हाँ आप लिख लीजिए, उतार लीजिए। नहीं, हम चाहते हैं कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, और अगर कभी भी इसके बारे में कोई चर्चा हो रही है तो आप वहाँ पर उसको डिस्कस कर लें और बढ़िया से उसको सामने वाले को भी समझा दें। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से ज़रा देखिए, इसको समझिए और खुद से लिखने का प्रयास करिए। लॉन्ग टाइप, अब देखते हैं लॉन्ग टाइप दीर्घ उतरिये वाला, जो दीर्घ उतरिये जिसको प्रश्न बोला जाता है, वो वाला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में पशुधन ज़्यादा होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका योगदान नगण्य है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे? इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पशुधन ज़्यादा होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है, कारण बताएं। यहाँ पे आपको दे देगा कारण बताएं। तो लिखेंगे आप, क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे तो कुछ उसका स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बारे में आप लिख देंगे कि भारत में पशुधन और देशों की अपेक्षा ज़्यादा है, फिर भी अर्थव्यवस्था में इनका योगदान नगण्य है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो हमको मेन इसका देखना है कि आखिर क्या कारण है कि पशुधन ज़्यादा होने के कारण भी अर्थव्यवस्था में उनका योगदान नगण्य है, अर्थात उससे हम लोग इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है, उन कारणों को पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण है नस्ल और दूध में कमी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा की कमी। तीसरा, किसानों की स्थिति सही न रहना। कितना पॉइंट हुआ हमारा? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। चौथा, आवारा पशु। तो ये 4 पॉइंट है और इन चारों पॉइंट में आप सबको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। पहले आपको ये चारों पॉइंट जो है ना आपको याद रहना पड़ेगा। ये 4 जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट आपको, मेन यही 4 पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि आखिर जो है इतना पशुधन, मतलब कि पशु इतना होने के कारण भी, पशु मतलब क्या, जो भी हमारा गाय, बकरी, भैंस ये सब है, ये सब इतना होने के कारण भी हमारे पास इनका योगदान जो अर्थव्यवस्था में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बिल्कुल नगण्य है। तो क्या पहला कारण है नस्ल और दूध में कमी। कहने का मतलब है कि आज भी हमारे देश में जितने भी गाय हैं, भैंस हैं, ज़्यादातर क्या है वो देसी नस्ल की ही हैं। क्या है वो? देसी नस्ल की ही वो गाय हैं या देसी नस्ल की ही भैंसें हैं ज़्यादातर। और ये भैंसें और ये गाय क्या होती हैं, दूध कम देती हैं। दूध जो है उनका मतलब जो मिल्क रिलीज करती हैं वो कम देती हैं। तो दूध अगर कम देती हैं तो जब दूध, अगर मान लीजिए हम घर में, अब एग्जांपल के तौर पर सोचिए कि आप अपने घर में एक गाय रखे हैं या हम अपने घर में एक गाय रखे हैं और हमारे घर में हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार को दूध का रिक्वायरमेंट 5 किलो है और हम जो गाय रखे हैं वो खुद 4 किलो दूध करती है, तो वो हमारा ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही है, तो हम बाहर उसको क्या सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उसका कुछ योगदान होगा, एक मतलब जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ।
हम दूध जितना हमको चाहिए था उतना भी हमको नहीं मिल पा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे पास अच्छा नस्ल की गाय रहे तो क्या करेगी, दूध ज़्यादा देगी, और दूध ज़्यादा देगी तो हम दूध को खा भी लेंगे और दूध को बेच भी देंगे, और दूध को अगर बेचेंगे तो हमारा आर्थिक लाभ भी होगा, और आर्थिक लाभ हमारा होता है तो अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान होगा। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं कि नस्ल और दूध में कमी। दूसरा पॉइंट आता है स्वास्थ्य सुविधा की कमी। तो आज भी हम लोग गांव में देखते हैं, मतलब कि पशु का जो चिकित्सा केंद्र होता है, पशु चिकित्सा केंद्र होता है, प्राथमिक पशु चिकित्सा केंद्र जो हम गाँव में देखते हैं, वेटनरी जिसको बोला जाता है, वेटनरी सेंटर जो बोला जाता है, उसकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं दिखाई देती। इवन टाउन में भी आप देखिएगा कि पशु चिकित्सा हो जाएगा, अगर आप घर पे कोई डॉग वॉग रखे हैं या कोई भी आप पेट रखे हैं, उसको अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर ले जाना होगा तो वहाँ का कंडीशन आपको सही नहीं दिखाई देगा। तो आप गांव की ही बात क्या करें फिर, जब शहर में ये स्थिति है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई किसान है, उसकी गाय या भैंस को कोई प्रॉब्लम हो गया, समस्या हो गया, तो वो तत्कालीन जो चिकित्सा केंद्र है, पशु चिकित्सा केंद्र, वहाँ पर जा रहा है, उसको वहाँ पे जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, समय पे वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसके पशु को, उसके पेट्स को, उसके गाय को, उसके भैंस को, तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लास्ट में एट लास्ट क्या होगा, गाय मर जाएगी, और उससे किसकी क्षति होगी, किसान को क्षति होगी। तो और उस क्षति के कारण हमारे अर्थव्यवस्था में भी इसकी क्षति हो रही है। तो इसके लिए क्या होगा कि स्वास्थ्य सुविधा जो है हमारे देश में, वेटनरी केंद्र हैं, जो वेटनरी सेंटर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि समय रहते हमारे पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके और वो अच्छे से दूध और अच्छे से अपना अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। तीसरा पॉइंट है किसानों की स्थिति सही नहीं रहना। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वेल नोन चीज़ है कि आज भी हमारे देश में फार्मर्स की कंडीशन कितनी पुअर है, वो किसी से छुपा नहीं है। कि किसान सबके थाली में रोटी चावल प्रोवाइड कराता है, खुद फेस्टिवल में या खुद पर्व त्यौहार में उसको खुद के लिए कपड़ा या खुद के लिए कुछ चीज़ खरीदने का पैसा नहीं रहता है। अमूमन ज़्यादातर किसान की यही कंडीशन है। आज़ादी के पहले से लेकर आज तक भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग किसान के जीवन में नहीं हुआ है। तो किसान की स्थिति जब भी सही नहीं रहेगी तो वो अपने पशुओं की स्थिति क्या सही रखेगा, नहीं रख पाएगा। तो इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि किसान की स्थिति सुधरे। जब किसान सही रहेगा तो वो जो पशु रखा है, जो अपना बैल रखा है, गाय रखा है, भैंस रहेगा, उसका भी वो स्थिति सुधार के रखेगा। तो अगर उसका स्थिति सुधरेगा तो वो जो पशुधन है वो अर्थव्यवस्था में अच्छा लाभ देगा, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था का लाभ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आवारा पशु। तो आवारा पशु जो होता है, आवारा पशु मान लीजिए कि कोई आप घर में कोई बैल है, गाय है, भैंस है, अगर वो कोई बीमारी से ग्रसित हो जा रहा है, तो अगर बीमारी से ग्रसित होने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर वो लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गया तो उसको वो लोग बाहर छोड़ देते हैं आवारा तरीक़ा से। मतलब तो बाहर छोड़ने के बाद क्या होता है, वो इधर उधर इधर उधर वो रहते हैं, और इधर उधर रहने के क्रम में ही वो खेत में भी जाकर फसल भी खाने लगते हैं, जिससे फसल का विनाश होता है। किसी प्रकार अगर वो फसल खाने लगे, फसल का विनाश हुआ, अगर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो मृत्यु होने से अगर वो कहीं पे मर के वहाँ अगर डिकम्पोज होने लगते हैं, जिससे वातावरण भी हमारा प्रदूषित होता है। तो इस सब कारणों के कारण क्या होता है, पशुधन जो है हमारा अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो इसको सुधारने के लिए इन सब स्थितियों को हमको सुधार करना पड़ेगा, और इन सब स्थितियों को सुधार करके हम अपने पशुधन को अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान दिला सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।